नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं सीख, सबक और सलाह। दरअसल ये सीख, सबक और सलाह है इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक केरल में हो रही है। और केरला में बैठक होने के मायने ये हैं क्योंकि जिस तरह से वहाँ शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ी है, 2019 से लेकर के 2024 तक क्रमशः वहाँ संघ की शाखाएं जो लगती वो संख्या बढ़ी है। और उसके बाद क्योंकि केरल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा है, उसको लेकर के अब संघ आशान्वित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा बढ़त दिला सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ संघ की बैठक केरल में होने जा रही है। और बिल्कुल सूरज जी, निश्चित तौर पर जो संघ की बैठक है अपने आप में महत्वपूर्ण है, खास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे उसके बाद ये पहला मौका है जब संघ की राष्ट्रीय समन्वय की जो बैठक है वो होने जा रही है। इस बीच जब रिजल्ट आए थे और अब तक इस बीच तमाम सारी चीज़ें संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तल्खी देखी गई, जिस तरह से तमाम सारे सवाल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उठाए थे और तमाम सारी चीज़ें पार्टी को लेकर कही गई थी और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पीएम मोदी को लेकर भी कही गई थी। और उसी के बाद अभी माना जा रहा है कि जब संघ के पदाधिकारी और पार्टी के पदाधिकारी बैठेंगे तो तमाम सारे एंगल्स पर यहाँ पर चर्चा होगी, जिसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है। और यही कारण है कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हम इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान, जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूँ, तारुफ करा देता हूँ, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में है आलोक सिंह जी। आलोक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। संदीप पाठक जी है, संदीप जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करूंगा। दरअसल जैसा कि सक्सेना जी आपने कहा कि राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, क्योंकि बात हुई थी 400 पार की। अब हालांकि कहा गया कि 400 पार का नारा दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, लेकिन स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। तभी ये बात कही जा रही है कि अब केंद्र में मोदी सरकार नहीं है, केंद्र में भाजपा सरकार नहीं है, केंद्र में एनडीए सरकार है। तो जो जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, उसके बाद महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो इन चुनावों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल ना हो, इस कारण से ये सक्रियता अभी से दिखाई जा रही है। और यही सवाल लेकर के श्याम मोहन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या संघ की चिंता वाजिब है? क्योंकि जिस तरह से कार्यशैली देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म में जो सरकार चला रही है, नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि तीसरा टर्म कड़े फैसले लेने का होगा और बड़े फैसले लेने का होगा। लेकिन जैसा हमने देखा कि 5 फैसले जो थे, 5 निर्णय जो थे, चाहे वो विधेयक वक्फ बोर्ड का हो, चाहे हम बात करें ब्रॉडकास्ट बिल की बात करें या फिर लेटरल एंट्री की बात करें, सरकार को वापस लेने पड़े अपने फैसले, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा उन पे। तो क्या सरकार अब चूंकि उन राज्यों में मजबूत होना चाहती है, इस कारण से संघ की सक्रियता दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो संघ की जो नियमित बैठकें प्रतिनिधि सभा की होती है, जी, कार्य समिति की होती है और नियमित होती है, उससे भाजपा का कौन सा कार्यक्रम आ रहा है या देश में और कौन सा राजनीतिक स्थिति आ रही है, इससे ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता। संघ की नियमित बैठक होती है। जब जब भाजपा प्रतिनिधि के रूप में वहाँ अपेक्षित होती है, तब तब भाजपा वहाँ जाती है। जैसा मैं समझता हूँ, संघ भाजपा की डे टू डे की गतिविधियों में ज़्यादा दखल नहीं देती। वो केवल व्यक्ति का निर्माण करता है। संघ विचार देता है, उस विचार से ओतप्रोत जो व्यक्ति भाजपा में आते हैं वो अपने विचार के अनुसार फिर पार्टी में भी उसको लाने का, चलाने का, उस हिसाब से पार्टी को चलाने का फैसला करते हैं। जब जब देश पर कोई बड़ा संकट आता है तो ही संघ सीधा फैसला करता है कि हमको राजनीतिक गतिविधियों में सीधा भाग लेना है, दखल देना है। अन्यथा संघ सीधा दखल नहीं देता। हमने देखा होगा जब 77 में जब पहले इमरजेंसी आई थी, जब 77 में चुनाव हुए तो देश में ऐसा लगा कि लोकतंत्र का बड़ा संकट खड़ा हो गया। तब संघ ने यह फैसला किया था कि हम चुनाव में सीधी दखल देंगे और संघ के कार्यकर्ताओं ने खुलकर काम किया था उसके लिए। बीच बीच में थोड़ी बहुत जो घटनाएं हुई वो बात अलग है, लेकिन संघ एक तो अपने कार्यकर्ताओं को सीधा निर्देश देता है, वो विशेष जरूरत होगी तब देगा। अन्यथा जो संघ के स्वयंसेवक हैं और भाजपा में जो कार्यकर्ता हैं, उनका संपर्क आपस में कैसा है, उनका तालमेल आपस में कैसा है,
इससे होता है। नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि ठीक है ये संघ की नियमित बैठक है, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो रीति नीति है वो उससे अलहदा है, उससे अलग है। लेकिन यहाँ जो चीज़ देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए तब संघ प्रमुख खुद मोहन भागवत और संघ के और बड़े पदाधिकारियों ने जिस तरह से बयान दिए, चाहे मणिपुर को लेकर के दिए हों या सरकार की रीति नीति को लेकर दिए हों, तो कहीं ना कहीं ठीक है, लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि संघ जो है एक वो अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है जबकि वो सामाजिक संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ जोड़ के तो देखा जाता है। संघ केवल व्यक्ति का निर्माण करता है और व्यक्ति फिर जहाँ जाता है, दो तरह के संगठन हैं। जी। एक तो संघ जिन संगठनों को बनाता है वो सीधा संघ के अनुषंगिक होते हैं, या संघ के व्यक्ति के द्वारा जो बनाए हुए, स्वयंसेवक के द्वारा बनाए हुए जो संगठन होते हैं वो संगठन होते हैं। पहला जो मैंने बताया कि संघ जिनको बताता है, उनके गतिविधियों में, उनकी नीति रीति में संघ का दिशा निर्देश अधिक चलते हैं। भारतीय मजदूर संघ है, विद्यार्थी परिषद है, किसान संघ है, उपभोक्ता क्षेत्र में संस्कार भारती, विद्या भारती है, ये है। और भाजपा एक मास ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें जितना पालन हो सकता है वो संघ के जो व्यक्ति आए, संगठन महामंत्री से लेकर और नीचे संभाग के संगठन मंत्री तक और बाकी कार्यकर्ता, वो उस विचार के अनुकूल होकर और देश काल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर काम करते हैं। हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि उस विचारधारा का पालन हो और विजय हो। अब उसमें प्रयास तो सब करते हैं, बराबर, लेकिन जब प्रयास करने के बाद जो परिणाम आते हैं, परिणामों पर कभी ज्यादा चिंता नहीं करते, आगे क्या करना है इस पर विचार करते हैं। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। अब आपको बता दूं कि डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन सक्सेना, जैसा कि अभी कहा श्रीवास्तव जी ने कि संघ की अपनी कार्यशैली है, संघ की अपनी विचारधारा है, संघ की अपनी कार्यप्रणाली है। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के संदर्भित यह बैठक उतनी महत्व नहीं रखती है जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में के मद्देनजर ये बैठक हो सकती है, या उन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल अहम, जिस तरह से श्यामा श्रीवास्तव साहब ने जो बात कही है, काफ़ी अहम बात है कि निश्चित तौर पर संघ पार्टी के फैसलों पर दखल नहीं करता, लेकिन उस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए, उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, और न केवल इस बैठक का एंगल सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि आगे अब भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है। अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, इसके अलावा जिस तरह से तमाम सारे सवाल संघ ने भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए, राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह से उस पर राजनीतिकरण किया गया, वो नहीं होना चाहिए, उसको सर्वभौमिक को सर्वव्यापी बनाना चाहिए था, हर व्यक्ति की, हर हिंदू की उसमें की भागीदारी होना चाहिए थी, इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े किए थे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो कार्यकर्ता है, वो अहंकार में आ गया था, और सीधे तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए थे। और यही कारण, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बैठक काफी अहम है, और संघ निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब जो बैठक होगी, क्योंकि उसमें बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष उसमें शामिल होंगे, और मुझे लगता है कि जो चीजें रही हैं, जो तलखी रही हैं, उस पर भी वहां पर चर्चा होगी। मैं सीधे आलोक सगई साहब के पास में आता हूं। आलोक सगई साहब, किस रूप में देखते हैं इस बैठक को? क्या ये मल्टी डायमेंशनल बैठक होगी बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? राजेश जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार साल भर पूरे समय काम तो करते ही रहते हैं संगठन में। और हरियाणा चुनाव की बात जैसे आ रही थी तो तब भी उसके पहले से दोनों पार्टीज काम कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी चीज़ है कि वो अपने गलतियों से थोड़ा ना बहुत कहीं टर्न करती है, मूव करती है अपने आगे की योजनाओं को। तो लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ कामों में, कुछ प्रोग्रामों में संशोधन किए हैं, तो उस लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है। जैसा श्रीवास्तव जी ने बताया, संघ अलग तरीके से व्यक्तित्व निर्माण का काम करता रहता है, और एक तरीके से हम ये कहें कि वो एक सर्वे एजेंसी भी है जो समाज के बीच से ऐसे व्यक्तित्वों को उभार के सामने लेके आती है कि जिनमें कोई ना कोई समाज के प्रति ललक है, काम करने की इच्छा शक्ति है, उनको लेके आती। तो उस लिहाज से अभी जो नाम घोषित किए हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो संभावना बनी है, उन नामों में ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो कांग्रेस और जेजेपी दोनों के बीच में से भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो खासतौर से अभी दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ईडी की जांच है, वो भी हरियाणा के चुनाव को लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क हुड्डा जी के साथ में चलता रहा है, तो इस लिहाज से वो सारी चीज़ें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, उस बैठक को
एक तरीके से कहा जाए संशोधन की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो बैठक होती है वो अलग थी, ये बैठक चुनाव के मद्देनजर है, तो इस लिहाज से उसमें कई चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या आलोक जी, तमाम सारी जो तलखी देखी गई और ये भी शब्द इस्तेमाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो मन मुटाव देखा गया, वो भी सबसे पहले बैठक के पहले उस पर भी चर्चा होगी कि नहीं अब सारी चीजें, क्योंकि संघ का ये भी कहना रहा है कि जिस तरह से उनका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में होना चाहिए था, जिस तरह से उनको तवज्जो मिलना चाहिए थी, वो नहीं मिली। और आपने कहा कि सर्वे एजेंसी है, निश्चित तौर पर सर्वे एजेंसी है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो भी सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी को लगा कि नहीं, अब संघ को फिर बिना उसको एक्टिव किए अब वो चीजें बैतरणी पार करने वाले नहीं है, इसीलिए संघ की तरफ अब बीजेपी भी जा रही है, पीएम मोदी की भी ये मंशा है कि उस तरफ जाया जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से जीत मिलना चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, वैसी नहीं मिली। इसके बाद ये बातें, जब भी हार होती है तो हार के बाद में किसी न किसी पर ठीकरा फोड़ा जाता है। तो संघ भी जो है ये कह रहा कि साहब हमें मौका नहीं दिया, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। संघ के पास में साधन नहीं होते, संघ के कोई पदाधिकारी ऐसे तो है नहीं है जो पार्टी फंड से चलते हों, या पार्टी जिनके लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी में चंदा इकट्ठा होता है, वैसे तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो चुनाव की जो युद्ध है वो तो फ्रंट फेस पे भारतीय जनता पार्टी को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना पड़ता है। तो पिछले चुनाव में भी यही हुआ। हाँ, उपलब्धि नहीं मिली, इसलिए बात आई है इधर उधर कि संघ को मौका नहीं दिया गया। संघ को पर्याप्त मौका दिया गया। संघ के ही लोग तो आते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में भी जाते हैं और तमाम राजनीतिक दलों में जहां जैसी जरूरत होती है जाते हैं। तो उस लिहाज से कोई ऐसा जो विवाद की बात नहीं है। और ये बाहर से बैठे हुए लोगों को लगता है जरूर कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद है। भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो संघ के लोगों को खुली चुनौती दे पाए, क्योंकि संघ के लोगों को तो चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव तो जीतना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आलोक जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उसके इसके आगे के जो एंगल्स है, जब मैं आऊंगा तो मैं बात करूंगा। लेकिन अब सूरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जैसे कि आलोक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वो विसात नहीं कि वो संघ के लोगों को या संघ को चुनौती देते। हाँ, संघ जरूर कई बार सीख देता रहता है। और यही जो बात आ रही है कि क्या ये जो बैठक है, इस बैठक पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दो कारण है। पहले तो ये बैठक केरल में हो रही है। केरल में वर्तमान चुनाव जो हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन ने एक नई उम्मीद जगाई है, एक उम्मीद की लौ को हवा दी है। दूसरी तरफ जो बात सामने आ रही है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसमें संघ अपनी भूमिका तय करके, हालांकि संघ की भूमिका तय होती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय। तो मेरे 3 शब्द होंगे, डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। संघ, सत्ता, संगठन और समन्वय। क्या वास्तव में इन सब दृष्टिकोण से इस बैठक का महत्व क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी जी। और ये बिल्कुल सच्चाई है, जैसा अभी हमारे मित्र सिंघई जी ने ये बात कही थी। संघ के सामने संघ पर्दे के पीछे से काम करता है, उसका कोई भी सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता है और वह अपना काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और राष्ट्र हित में काम करने के लिए इनडायरेक्टली संघ बहुत मदद करता है और काम करता है। कुछ पिछले 5 सालों में संघ और सत्ता संगठन के समन्वय में कुछ अभाव देखा गया था। खासकर संघ ने इस बात पर आपत्ति ली थी, जिस तरीके से रातों रात कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसने वाले बहुत सारे नेताओं को अचानक सत्ता के खातिर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दे दिया गया था और उसका पूरे देश में उसका असर हुआ था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, यूपी में हारी थी और इस तरह से कई राज्यों में। लेकिन केरला में और साउथ में जिस तरीके से संघ ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई थी और उसका फ़ायदा मिला है। आज हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में कल ही इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के कोई जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ रहते थे, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया था और स्थानीय स्तर पर उसका विरोध हो रहा था। तो यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें संघ की उपस्थिति में समन्वय लगातार चलता रहता है। संघ का सीधा कोई दखल नहीं होता है, परंतु उसके बाद भी संघ कोशिश ये करता है कि इस जो देश की सत्ता हो वो ऐसे हाथों में हो जो देश हित में, राष्ट्र हित में और सनातन हित में काम करते रहें। और यही वजह है शायद कि समय समय पर संघ अपनी बात इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचाता है। और ये समन्वय की जो बात हो रही है, जैसा आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कहा था, ये बिल्कुल सच्चाई है कि
संघ अपनी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ कोशिश करता है कि राष्ट्र हित में जो हो सकता है, सेवा भावी है, उसके जितने भी संगठन हैं, चाहे वो आरोग्य भारती हो, चाहे वो मजदूर संघ हो, या इसके अलावा जितने भी स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में ये काम करता है। और ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। समन्वय की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है और यूपी में जो कुछ हुआ है, आपको याद होगा सूरज जी कि यूपी में अचानक एक समय ऐसा माहौल बना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उप मुख्यमंत्री का कुछ स्थिति गड़बड़ हो गई थी परिणाम के बाद, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से संघ की बहुत बड़ी भूमिका है और संघ सक्रिय हो गया है। और उस सक्रियता का लाभ ये मिला है कि आज नहीं तो कल फिर से एक बार ट्रैक पर आई है, दोनों के बीच में समन्वय है। उसको तो लोग ये भी कहते हैं कि संघ प्रमुख को Z+ श्रेणी की सुरक्षा और प्रधानमंत्री के बराबर की सुरक्षा देकर खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन संघ का काम खुश करना या सत्ता से बहुत दूर रहते हैं, वो तो इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इस तरीके की सुरक्षाओं में, क्योंकि उनका सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ काम। हाँ, ये जरूर है। मैं उस समय का आज से आपको 30 साल पुरानी बात सुनाऊं तो खाने के लिए संघ के लोग, अनिल माधव दवे जी हुआ करते थे, वो जिला प्रचारक थे, और दूसरे के घरों में खाने की व्यवस्था संघ के लोग जो है सिर्फ यही करते थे, खाने पर उनके यहाँ जाते थे और वहाँ बैठकर राष्ट्र हित की बात किया करते थे। आज थोड़ा सा स्वरूप बदला है, संघ के ऑफिस बदले हैं। संघ पहले साइकिल पे, मैंने बहुत पहले देखा है बाबूलाल गौर जी को, कुशाभाऊ ठाकरे जी को और कुछ अन्य बड़े नेताओं को जो साइकिल से जाया करते थे और बहुत सिंपल रहते थे। अब थोड़ा सा परिस्थिति बदली है, लेकिन समय काल है, परिस्थिति बदली, सुविधाएं बदली। क्या संघ की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है, या फिर जो संभावना की बात कर रहा हूँ, क्या संघ की ओर से कोई नाम सुझाया जा सकता है? बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल यथार्थ है। हम चूंकि उसके लिए कोई भी अधिकृत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन संघ की बिना सहमति के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और संघ, चूंकि ये जो हुआ है परिणाम 240 पे आए हैं, आपको याद होगा कि जब राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, उस समय जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में 2 बार राजनाथ सिंह जी जब रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ ने इनडायरेक्टली बहुत उनकी हेल्प की थी, पार्टी की हेल्प की थी, और पूर्णकालिक बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। कुछ ना कुछ इंटरनल गड़बड़ हुआ था, यही वजह है कि बहुमत से दूर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा भी अब सारे निर्णय जो हो सकते हैं इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे, जिसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं, संगठन से होता है, उसमें संघ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी इस मुद्दे पर केरला में चर्चा होगी। बिल्कुल, ये संभावना है, ये संभावना बलवती बताई जा रही है कि हो सकता है कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर विमर्श हो सकता है कोई नाम संघ की ओर से आ सकता है, ये संभावना है। लेकिन जो बात है, ठीक है, सत्ता से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सत्ता से सीधा कनेक्शन भले ही ना हो, पर भारतीय जनता पार्टी से संघ का सीधा कनेक्शन है, क्योंकि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो संघ से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में पद लेकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल, और मैंने पहले भी कहा सूरज जी, जब चर्चा की शुरुआत की थी, कि इस बैठक के तमाम सारे एंगल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अभी बात जिस तरह से आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कही और डॉक्टर शिशिर जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समय है, मुझे लगता है कि संघ के सामने भी एक ये टाइम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अब सेकंड लाइन कौन है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी, सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के बात कर रहे हैं कि अब वो कौन सा चेहरा होगा। मुझे लगता है कि शायद इस दिशा में भी आगे बढ़ा जाए, लेकिन जिस तरह से ये कहा गया कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में संघ सर्वोपरि है, भले वो अपने फैसले, अपने निर्णय पार्टी पे नहीं थोपती हो, लेकिन वाच पूरी तरीके से करती है, देख रेख पूरी तरीके से करती है। और यही देख रेख की गई और संघ को लगा, संघ प्रमुख को लगा कि नहीं, लोकसभा चुनाव के दरमियान गलतियां हुई हैं। गलती मैंने पहले जिस तरह से राम मंदिर का जिक्र किया कि जिस तरह से उसको पूरी तरीके से बीच में ले जाना चाहिए था, वो नहीं ले जा पाए। उनमें इस पर भी आपत्ति थी कि कहा कि अब की बार मोदी सरकार, ये भी कहा कि मोदी की गारंटी, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी संघ को आपत्ति थी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब बैठक हो रही है, तो ये बिल्कुल मान लिया जाए, पहले ये कहा जा रहा था, ये पहले हम लोग चर्चा में क्लियर कर चुके कि संघ सर्वोपरि है, अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी से देखें, लेकिन बीच में ये लगा कि संघ सर्वोपरि नहीं है, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से, जिस ऑरा के साथ में आए हैं, कहीं ना कहीं संघ भी नीचे उसमें नजर आया। लेकिन अब वो समय है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि केरल की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। मैं सीधे संदीप पाठक जी के पास में आता हूँ। संदीप पाठक जी, क्या संघ के जो फैसले होंगे
वो भारतीय जनता पार्टी, ये माना जाए कि अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पर अमल करेगी क्योंकि तमाम सारी चूकें हो चुकी हैं, ये एनालिसिस अभी तक हो चुका है। बिल्कुल ठीक कहा, संघ स्क्रिप्ट राइटर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ठीक है। और उन्हें सिर्फ फिल्माना है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसको दृश्य में लाना है। अब रही बात 10 साल की जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, ऊर्ध्वगामी रही है, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गई है। तो जब बहुत ऊंचाई पे होती है, जब संगठन बहुत विस्तार में हो जाता है, तो एक अंतर विरोध की प्रक्रिया भी उसमें होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक है, ये स्वाभाविक तौर से प्रतिवर्ष होती है। पिछले वर्ष पूना में हुई थी, इस बार केरल में है। लेकिन इन परिस्थितियों में जब हम 240 सीट पे सिमट के भारतीय जनता पार्टी रह गई, उस स्थिति में 200 जहां 400 पार की बात थी, तो एक स्वाभाविक तौर से एक मंथन का दौर आया कि जिसमें ये सोचने पे मतलब मजबूर होना पड़ा संगठन को, और उन लोगों को भी नीचे की तरफ, क्योंकि आखिर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष है उसकी जड़ें तो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। और जितने भी 32 अनुवांशिक संगठन आज उसमें बैठक में भाग लेंगे लगभग, और जहाँ तक बात है संगठन की, तो जितने शीर्ष नेतृत्व इसमें बैठेगा और जो भी चिंतन मनन इसमें होगा और जो निष्कर्ष निकलेगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय होंगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री नड्डा जी की बात है, प्रधानमंत्री जी की तो इस विषय से नहीं है, जहाँ तक नड्डा जी की बात है, तो नड्डा जी का भी अब चूंकि कार्यकाल हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि हो सकता है उस बैठक में नड्डा जी ना भी जाएं, क्योंकि ये तो एक इंटरनल उनका एजेंडे पे काम हो रहा है, और वहां से सीधे जो नाम तय होगा उस पर एक मत्ता होगी। भारतीय जनता पार्टी में भी जो कार्यकर्ताओं में अंतर विरोध और रोष आया है, जिसमें आपने कहा कि संघ के जो लोग पहुंचे हैं उसमें मिलके, तो ये कहना कि संघ इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, या ये कहना कि इसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं है प्रक्रिया में, मेरा मानना है कि संघ मतलब पेरेंटल भूमिका में अभिभावक है इसका, तो अभिभावक का हस्तक्षेप समय समय पे होता है, पूरे समय साथ नहीं घूमता। तो ये मेरा मानना है कि ये एक अभिभावक संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी को विवश है उसको मानने के लिए। अगर यदि वो इस बात से डिनाई करते हैं तो क्या संदीप जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी, अहंकार की बात उन्होंने कही थी, और तमाम सारे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही थी, क्या यहाँ से कार्यकर्ताओं के लिए भी मैसेज होगा कि आप सत्ता के नशे में मत डूबिए, धरातल पर रहिए, और यही आपका बेस है। अगर आपने ये बेस छोड़ा तो फिर आप देख लीजिए जिस तरह की स्थितियां हुई कि आपकी बार 400 पार और आप कहाँ आ गए। देखिए, संघ बहुत नवाचार और प्रयोग करता है, क्योंकि संघ समाज के बीच में रहता है। यहाँ मामला ये है कि जब इन्होंने देखिए, आप जब भी समय समय पाया तो आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का मुद्दा था तो वीएचपी बहुत आगे थी। कभी आपने देखा कि जब हमको आदिवासियों की बात होती है तो वनवासी संगठन काम करता है। जब छात्र हितों की और जब स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज एजेंडे की बात होती है तो एबीवीपी होता है, और जब कोई शक्ति प्रदर्शन की बात होती है तो जनता युवा मोर्चा करता है। तो जब ये हम समय समय पे देखते आ रहे हैं, इन स्थितियों में जब भी कोई बात आई है तो ये संगठन को के जितने भी अनुवांशिक संगठन है, ये कहीं ना कहीं जाके कि मतलब इस बात को इनको मानना ही है, और मूलधार जो स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है, मतलब संघ का ये तय है। हाँ, बीच बीच में वो ढील छोड़ते हैं, क्योंकि जब भी आप नहीं छोड़ेंगे तो कोई अपने कॉन्फिडेंस से कैसे चलेगा। लेकिन एक चीज देखी गई थी कि लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद संघ के बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े पदाधिकारी के द्वारा जो बयान सामने आया राम मंदिर को लेकर के, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का राजनीतिकरण किया गया, गलत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजन नहीं करना था, वो गलत हुआ है, और इसे जन आंदोलन बनाना था, ना कि राजनीतिक परिदृश्य देना था। तो संघ की सीख तो थी उस समय। नहीं, बिल्कुल सीख थी, और उसका उन्होंने इसका मंथन भी किया है। उन्होंने फिल्मी कलाकारों को बुलाने का भी विरोध किया। एक प्रकार से वो डैमेज कंट्रोल ही है अब ये, क्योंकि जितना बड़े मुद्दे का जितना फल मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। तो इसमें आत्ममंथन तो हुआ, और इसका चिंतन मुझे लगता है शिविर में भी होगा। और देखिए, अब राम माधव जी ने जब अमेरिका में जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, अब इस पे ही चलना होगा। और असली में सबसे बड़ा एक दिक्कत संघ को अब इस पे भी विचार करना है कि जो जातिवाद का जनगणना से लेके जो मुद्दे आए हैं, क्योंकि संघ का मान, देखिए आप बहुत बड़े, जब किसी भी व्यवस्था में जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें छोटे छोटी चीजें सहयोग करती हैं। मेरा मानना है जैसे बड़े पुल में है तो छोटे छोटे पिलर काम करते हैं। तो जातिवाद हमारे यहाँ खत्म तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन संघ चाहता है कि ऊपर से एक पूरा पुल दिखे और उसके नीचे सब सपोर्ट बना रहे। तो संघ की दृष्टि ये है, बात की है, और वो लाइन जो उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल ही है। जो समन्वय की, राष्ट्रीय समन्वय की बैठक है, वो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजें हैं जो खामियां रही हैं, उनको कैसे अब दुरुस्त किया जाए और फिर देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही कहा कि ये राष्ट्र निर्माण की बेहद भूमिका में संघ रहता है, और इसी बात की सलाह है वो भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, चाहे वो संगठन में हो या सत्ता में हो, इस बात को वो आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आई है, जो जैसे कि संदीप पाठक जी ने जो बात कही कि संघ का कार्य होता है स्क्रिप्ट लिखना
उसका फिल्मांकन करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है और वो कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर एक बार श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि बात हो रही है केरल में बैठक होने की, पिछले वर्ष पुणे में हुई है। मैंने बार बार जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में केरल से जो उम्मीद की लो जगी है वो कितनी आगे तक जा सकती है। और क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि वायनाड का चुनाव कांग्रेस के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया, हालांकि कांग्रेस को भी अपेक्षित सफलता वहां से नहीं मिली है, तो दक्षिण के द्वार की जो बात कही जा रही थी लोकसभा चुनाव में, वो 131 सीटें, यदि 2 सीटें छोड़ दे तो 129 सीटें दक्षिण की जो हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं लोकसभा चुनाव के दौरान 4 बार दक्षिण के दौरे किए हैं, लगातार आम सभाएं की हैं, वहां पर रैलियां की हैं, तो अब संघ की नज़र भी दक्षिण के द्वार पर है। देखिए, वैसे तो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का काम भी और बाकी काम भी काफ़ी कम थे, प्रभाव कम था। शबरीमलाई की घटना हुई, मीनाक्षीपुरम की घटना हुई, फिर उसके बाद संघ प्रमुख ने वहाँ चारों शंकराचार्य को एक स्थान पर बुलाया, भोज किया, और जो हमसे दूर लोग किसी कारण से चले गए थे उनको फिर से बैठा के भोज कराया चारों शंकराचार्य जी के साथ। इसे धीरे धीरे वहाँ संघ का काम बढ़ा। आज वहाँ संघ का काम काफ़ी पैना है। उसी का नतीजा यह हुआ कि वहाँ धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का भी काम उस विचार के कारण बढ़ता है, क्योंकि हम एक विचार से चलते हैं और उस विचार के कारण काम बढ़ता है। हमने पहले जो सुख सुविधाओं की बात कही थी, एक चुनाव मैंने देखा काफ़ी पहले, जहाँ सारा काम संघ ने तो नहीं, संघ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने एक प्रत्याशी चुनाव में लड़ाया और बहुत कम खर्चे पे सारा काम, कई झंडे थोड़े बहुत लगा दिए मकानों पर, कोई भोजन नहीं, कोई चाय नहीं, सब घरों से आ रहा था। इस तरह अत्यंत कम खर्चों में कैसे चुनाव लड़ा जा सकता वो किया और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विजय भी प्राप्त की। लेकिन हम सब एक विचार से जुड़े हैं। संघ ने वहाँ जिस तरह से धीरे धीरे काम बढ़ाने की योजना वो की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रश्न का ऐसा नहीं कि कोई प्रस्ताव आता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उनका प्रवक्ता तो नहीं हूँ, पर एक विचार है, वहाँ कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आता। अनौपचारिक रूप से चर्चा हो जाती होगी, बैठते होंगे, तो वो अलग बात है। संगठन महामंत्री वहाँ से जो आते हैं वो संघ के स्वयंसेवक होते हैं। अच्छा, अब जिसने सारा जीवन ही संघ को दे दिया, जिसने शादी ब्याह नहीं किए, अपना बाल बच्चे घर परिवार की परवाह नहीं की, वो थोड़े बहुत सुख दुख की क्या परवाह करेगा। शिशिर जी जैसे अभी बता रहे थे कि भोजन दूसरे घर करते हैं, पैदल चलते हैं, टांगों से और साइकिलों से चलते थे। पहले अब थोड़ा इसलिए आया कि पहले काम छोटा था, आवश्यकताएं भी कम थी, अब काफी दूर दूर जाना पड़ता है, काम भी ज्यादा है, और ज्यादा काम करना है तो थोड़े साधनों का उपयोग करो। लेकिन उस साधन का उपयोग इसलिए नहीं कि सुख के लिए, उस साधन का उपयोग इसलिए है कि वो काम आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है और उसके अनुसार ही करते हैं। थोड़ा बहुत शायद हम में से बहुत सारे लोग जानो, एक बसंत राव जी ओक हुए थे दिल्ली में, वो प्रचारक थे। उनने जब धीरे धीरे अपनी स्वयंभू सत्ता बनाना शुरू किया तो उनको संघ ने रवाना किया। बलराजी मधोक का हम क्या जानते हैं, सुदर्शन जी की जीवन शैली देखी, यहीं भोपाल में देखा है कि उनकी जीवन शैली किस तरह से हुआ करती थी और वो किस तरह से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते थे। ऐसे लगभग सभी स्वयंसेवकों की यही स्थिति है, क्योंकि वो सुख साधन परिवार बाकी विलास छोड़कर ही तो आखिरकार संघ के स्वयंसेवक बने, प्रचारक बने। वो उस टाइम में जब सब लोग पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार को देखते हैं, घर बसाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उस टाइम पे उस उम्र में वो संघ के स्वयंसेवक प्रचारक बनकर आते हैं। वो प्रचारक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो नाम मित्र अभी ले रहे थे वो सब भी वहां से प्रचारक के रूप में आए। मतलब ये माना जाए कि दक्षिण में, जो मेरा प्रश्न था आपसे, कि दक्षिण में अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, प्रबल करने के लिए संघ अहम भूमिका में, और ये बैठक केरल में मैंने निवेदन ये किया कि बैठक तो रूटीन की है, और रूटीन में ही होती है, महत्वपूर्ण कहाँ रखना है ये एक अलग बात है। लेकिन वहाँ हम सब जब संघ के प्रतिनिधि सभा जब बैठती है तो वो सब अपने अपने विभागों की रिपोर्टिंग रखते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, आगामी कार्यक्रमों के बारे में क्या है, देश काल और परिस्थितियाँ कैसी है, उसमें हमको कैसा चलना चाहिए। अंत में संघ प्रमुख का और अन्य वक्ताओं का मार्गदर्शन भी होता है। उस मार्गदर्शन से जो मक्खन निकलता है उसके हिसाब से सब चलते हैं, उसमें जहाँ जितना पालन करना संभव होता है उस रास्ते पर चलते हैं। आपके इस मार्गदर्शन को या उस पर जो विमर्श होता है उसको मंथन भी समझ सकते हैं कि विचारों का मंथन पहले मंथन होता है। हम कहते हैं एक चालुकान वर्तत्व, यानी एक बार बैठकर सारे विषय पर मंथन किया, और मंथन में जो विष निकलता है वो
जो विष निकलता है वो तो वो जो प्रचारक है जो हाँ। सन्यासी बनकर घूम रहे हैं जी वो मैं सीधा सीधा तो नहीं कहूँगा हाँ। लेकिन अच्छी बुरी परिस्थितियां जैसी आती हैं उससे सब निपटते हैं जी। और वो तो बेचारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं हाँ। जो प्रचारक हैं हाँ। उनने तो अपना जीवन ही पूरा भारत माता की सेवा में लगा दिया बिल्कुल। तो उनके लिए सुख सुविधाएं का कोई ज्यादा प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सुख सुविधाओं के लिए नहीं, हाँ विमर्श होता है, विचारों का मंथन होता है, मंथन से जो विषय निकलता है वो उन्हीं में बढ़ जाता है, लेकिन जब अमृत निकलता है तो उस अमृत की प्राप्ति भारतीय जनता पार्टी को होती है। क्या ये मान सकते नहीं हैं आपके ऐसा कथन नहीं को? ऐसा नहीं, हमारा काम अलग अलग जब बटा हुआ है तो जी। जो राजनीति में काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, जी। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं वो शिक्षा भारती में काम करते हैं, जी। जो ग्राहक पंचायत का काम करते हैं वो वहाँ काम हाँ, करते हैं, हाँ। जो मजदूर संघ का काम अलग-अलग करते हैं अनुषंगिक संगठनों में जो हैं, तो जिसका जहाँ जैसा होता है वो करते हैं, लेकिन फिर भी नजर ये रखी जाती है थर्ड एम्पायर की तरह, जी। या ध्यान ये रखा जाता है कि हाँ। हमको जो हमारा जो जीवन पद्धति है हाँ। वो ठीक रास्ते ठीक पर है। चले। चलिए ठीक है, आपने कहा कि ध्यान रखा जाता है और थर्ड एम्पायर की भूमिका में संघ रहता है। भारतीय जनता पार्टी जब पिच पर खेल खेल रही होती है तो थर्ड एम्पायर की दृष्टि की नजर होती है संघ की, जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा। और मुझे लगता है कि जिस तरह श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, ना केवल वो थर्ड एम्पायर की भूमिका में रहता है, हाँ। बल्कि पिच कैसे तैयार करना है, हाँ, वो किस तो तरह है। का एक ट्रैक होगा, किस तरह का एक टर्फ होगा, वो भी बनाने का काम करता है। क्योंकि जब केरल का आपने जिक्र किया जी। तो कहीं ना कहीं वो पिच तैयार करने का काम संघ ने किया। लंबे समय से संघ की नजर केरल पर रही, बहुत मेहनत केरल में संघ ने की और यही कारण है कि इस चुनाव में उसको वहां पर उसका खाता खुला। और तो हिंदुओं ये और सबसे- कार्यकर्ताओं का बलिदान भी बहुत हुआ केरल में, बहुत बड़ा बलिदान हुआ इस तो काम को निश्चित करने तौर में। पर संघ तमाम सारी भूमिकाओं में रहता है और यही कारण है कि अब जब बात हम केरल की कर रहे हैं आलोक सिंघई जी, तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर संघ पूरी तरीके से मैदान में आ चुका है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जिम्मेदारी राम माधव को वहां पर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आई, चाहे वो संघ की रिपोर्ट आई हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का सर्वे आया हो, उसमें स्थिति अच्छी नहीं है। खासतौर पर हरियाणा में जो हिंदुओं की नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो गो रक्षक संघ के जो प्रमुख रहे हैं वो लंबे समय से जेल में हैं। तमाम सारी चीज़ें रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि संघ के एक्टिव होने से कहीं ना कहीं जो वहाँ की हिंदुओं की नाराज़गी है उसको एक बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। क्या माना जा सकता है कि संघ के एक्टिव होने से जो नाराज़गी वहाँ पर हिंदुओं की रही है वो बैलेंस हो सकती है? राजेश जी, एक बात बहुत मजेदार है जी। कि संघ के बारे में लोग तरह तरह के आकलन करते रहते जी। हैं। संघ का कोई संगठन नहीं है। हाँ। और संघ जो है ये जो करीब 40-42 जितने भी संगठन हैं अलग अलग एनजीओ टाइप के जो संगठन है, हाँ। इनमें लोग काम करते रहते हैं और इनमें से ही एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जी। जो भारतीय जनता पार्टी में जाके काम करते हैं। तो राजनीति जो है उनका एक नापदान है, एक कहा जाए सबसे निचला स्तर माना जाता है। जी। बाकी व्यक्तित्व निर्माण की जो बातें हैं वो संघ के अलग अलग संगठन करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है जो जितनी जो टकराव की बात कर रहे हैं, टकराव जैसी कोई चीज नहीं है। अभी क्या हो गया है कि संघ के नाम पे कई ऐसे लोग भी आके भारतीय जनता पार्टी के शासन पे लद गए थे, जिनको दूर करना जरूरी था। क्योंकि आप ये देखें कि सत्ता के दो केंद्र तो नहीं रखे जा सकते, सत्ता जिसको भी करना है उसी को चलाना पड़ेगा। और संगठन को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी संगठन हो या संघ हो, उसको राजनीति के साथ में चलना पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये संवादहीनता के कारण आती रहती हैं। और संघ केरल के बारे में से नहीं बात कर रहा है या दक्षिण के बारे में नहीं कर रहा, वो पूरे देश पे अपना संगठन पे काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे कर रही है। तो ये सब जो है मिलजुल के एक रूप लेके सामने आते हैं, एक विचार को सामने लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में संघ का दखल नहीं है, कांग्रेस में भी संघ का दखल है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस की विचारधारा में जो बिंदु थे, जैसे चाहे आरक्षण को लेके हो, जातिगत जिस तरीके से विभेद करने की बात हो, या जिस तरीके से सरकारी नौकरियों को लेके हो, अलग अलग मुद्दों को लेके कांग्रेस के जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स देश के हितकारी नहीं थे, इसलिए संघ ने भारतीय जनता पार्टी को आगे किया। तो भारतीय जनता पार्टी कोई संघ की बपोती नहीं है, या संघ जो है भारतीय जनता पार्टी की बपोती नहीं है। संघ अपने देश के हित के लिए काम करता है और उसमें से यदि भारतीय जनता पार्टी के बिंदु देश के हित में है तो संघ उसके साथ में खड़ा हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं जो बाहर से देखने वालों को अलग अलग दिखता है, ऐसा कोई संगठन नहीं है।
ये संघ जो है पूरे देश के लिए काम कर रहा है और हरियाणा के लिए भी कर रहा है, कश्मीर के लिए भी कर रहा है। तो इसमें जो है कहीं कहीं नहीं, जहां संवादहीनता होती वहां कुछ कुछ बातें उभरती हैं। जिस तरीके से मोहन भागवत जी के बयान की बात की जा रही है, उनने किस संदर्भ में कहा है, मोहन भागवत जी बता सकते थे, क्या उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा था? ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी को मणिपुर जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सब बातें अलग अलग मुद्दे पे कही जाती हैं। अब संघ ने तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिन पे छापे पड़ रहे थे, लेकिन संघ ने बाद में उनको सपोर्ट किया। तो सपोर्ट किया मतलब उनकी गलत चीजों को समर्थन नहीं दे दिया। तो ये जो चीजें हैं ये चलती रहती हैं और बार बार लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हार मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है। जिस पार्टी को सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए था, जिसने इतने सख्त फैसले लिए, जिसपे देश में लोगों को नाराजगी थी, वो सत्ता में दोबारा आ गई। तो ये क्या कम उपलब्धि है? 400 पार का नारा दिया और सत्ता में दोबारा आ गए, ये बहुत बड़ी सफलता है। लोग इसका आकलन नहीं कर रहे। लोग ये सोच रहे हैं कि सीटें घट गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तो इतने विरोधों के बाद में सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए। एक आंकलन यदि हम देखें, विश्लेषण करें कि पिछले 10 साल के जो सरकार रही है, मोदी सरकार रही है, और उसमें जो फैसले लिए गए हैं, केवल 10 साल में 2 फैसले वापस लिए गए, लेकिन अभी 2.5 महीने 5 फैसले वापस लेने पड़े हैं। क्या ये कम संख्या सीटों की रही, इसका परिणाम नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो फैसले भी जैसे जेपीसी को जो बात भेजी गई है, अब जिस तरीके से बात एकदम से विरोध ना हो, कोई लोकतांत्रिक देश है भाई, कोई फतवा थोड़ी जारी कर देंगे। तो उस हिसाब से सोचा जाता है। किसान कानून वापस लिए गए, इसका मतलब खत्म नहीं कर दिए। अगर मोदी जी की वर्किंग पैटर्न की हम बात करें तो इस तरह के तो ऐसी प्रणाली नहीं, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि वो तानाशाही ढंग से कोई फैसले लागू नहीं कर रहे हैं। यदि जनता से विरोध की बात आती तो विड्रॉ करते हैं। नहीं कर रही, मजबूरी है उनकी। नहीं, ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है। राजनीति बिल्कुल दो टूक शब्दों में, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती, सतरंगी होती है। अगर चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध नहीं करते तो क्या जेसीपी के पास जाता वो? नहीं, बिल्कुल जाता। बिल्कुल, जब ये तो एक तरीके से राजनीति में कई चीजें हैं, जो दिखता है वो नहीं होता। विरोध दिखता है तो विरोध नहीं होता, और समर्थन दिखता है तो विरोध भी होता है। तो ये जो है राजनीति, हम वही कह रहे हैं, राजनीति सतरंगी है, उसमें कई स्टेप्स होते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, क्योंकि समय की सीमा है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहते, कम शब्दों में अपनी बात रखें। अपनी बात कहूंगा, भगवती वाली जो प्रश्न आई कि जब संघ के स्वयंसेवकों को महात्मा गांधी की हत्या के बाद सबको जेल में बंद कर दिया, कोर्ट ने भी उस समय संघ के स्वयंसेवकों को निर्दोष बरी कर दिया। ठीक है। और गौहत्या आंदोलन चला करपात्री महाराज के नेतृत्व में। तब आंदोलन हुआ तो बहुत सारे साधु संत गोली से वहाँ शहीद हुए, बहुत सारे लोग घायल हुए। इसके बाद संघ की एक बैठक में विचार आया कि यद्यपि ये फिसलन भरा क्षेत्र है, यहाँ फिसलन की संभावना ज्यादा है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है हम सब उससे शासित होते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में भी काम करना आवश्यक है। इस विचार को लेकर जनसंघ बना, और इसी विचार को लेकर फिर जब प्रश्न आया कि एक पार्टी में 2 संगठन कैसे चलेंगे, आपकी दोहरी सदस्यता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जो जैसा आप सिंघई जी ने कहा था कि उस शब्द का आपने मीमांसा की है, लेकिन यहाँ समय की सीमा को देखते हुए डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगा। वास्तव में संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जैसे कि सिंघई जी ने कहा कि संवादहीनता के कारण बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो वास्तविकता नहीं होती हैं, तो क्या संघ की कार्य प्रणाली वास्तव में इतनी रहस्यमय है कि वो सामने नहीं आ पाती है? नहीं, मैं देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय श्रीवास्तव जी ने जो कहा था, केरला में इस बैठक का बहुत महत्व है, और केरला और साउथ के क्षेत्रों में इस बैठक होने से वहाँ जिस तरीके से जो कुछ हो रहा था, वहाँ भी देखिए आप, मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता सोच रहे थे राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन हमने केरल के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को राज्यसभा में यहाँ से भेजा है, और वहाँ पर पार्टी का ये सोच था कि वहाँ पार्टी मजबूत हो, वो केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे मित्र सिंघई जी ने जो बात कही है, बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत सारी र्यूमर होती हैं, लेकिन सत्ता में रहने के साथ हमें अटल जी का वो समय याद है, मनमोहन सिंह जी का और नरसिंहा राव जी का याद है, चंद्रशेखर जी का याद है, गुजराल जी का याद है, हरदनहल्ली देवगौड़ा जी का याद है। जब ये समर्थन बैसाखियों वाली सरकार होती है, ये बिल्कुल सही है कि जब इनके पास 303 की मेजॉरिटी थी, तो बिना किसी से पूछे रात में उन्होंने 8 बजे कहा कल से 2000 का नोट बंद, किसी से पूछे, और किसी की हिम्मत भी नहीं थी। 1500
के नोट बंद बंद, 16 नवंबर किसी की हिम्मत भी नहीं, यस, बिल्कुल। है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे 10 साल में उन्होंने जो निर्णय लिए, किसी समर्थक दल की भी हिम्मत नहीं थी कि वो आंख से आंख मिला 1 के जुलाई की रात में 12 बजे घंटा बजाया गया जी। दीपक जला दिया जाता है, ये थाली बजा दी जाती है, ये उस समय जो कहते थे वो करता था, सत्ता भी उनके, संगठन भी उनके पीछे रहता था। लेकिन आज उनका इतनी स्थिति नहीं है। वो प्रतिदिन सवेरे नायडू साहब हो या चिराग पासवान जी हो या नीतीश कुमार जी हो, सुबह नाश्ता किया कि नहीं भैया, आज पोहे में क्या बना था, जलेबी खाई कि नहीं खाई, क्या, ये मजबूरी है, सत्ता में रहने की मजबूरी है। ये जो आपने बताया 5 निर्णय लेने पड़े, ये पार्टी को उस समय ले लेना था जब ये पूर्ण बहुमत में थी, और उस समय इसका कुछ नहीं हो सकता था। ये राष्ट्रहित के निर्णय थे, लेना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। आज जिस मुद्दे पर कल तक हैदराबाद में ये निर्णय होता था, आज वहां चंद्राबाबू नायडू की सरकार ने पुजारियों को 5,000 रुपए तक का तय किया है। वहां के काफी कुछ अच्छे निर्णय करे उन्होंने, लेकिन ये सब निर्णय कहीं ना कहीं सहमति से होते हैं। और पहले भी बैसाखियों की सरकार रही, अटल जी ने बहुत कुशलता से चलाया था, लेकिन वही सरकारें थी जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा भी था, और दबाव अपने सहयोगी लोगों की वजह से, दबाव की वजह से हुआ था। यही मुक्ति के साथ जब सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में, तो उन्होंने कहा था वो तो राष्ट्रहित में बनाई है, लेकिन अब वो कहते हैं कि देखो देश विरोधियों के साथ विपक्ष खड़ा है। अब वो कहीं ना कहीं महबूबा देश विरोधी हो गई। तो ये सत्ता के कारण होता है ये सारी परिस्थिति। लेकिन जो संघ है पाठक जी, वो संघ की राष्ट्रहित में हो, जो कुछ निर्णय होता है राष्ट्रहित में होता है, और सत्ता चलाने के लिए बहुत सारे समझौते करना पड़ते हैं। सही कहा आपने। हालांकि चर्चा के दौरान जो बात आई थी कि अमेरिका में राम माधव जी जो बयान देते हैं, वो कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की जो बात कहते हैं, ये बात उन्होंने अमेरिका में कही। तो उस बात को लेकर के संघ की जो परिपाटी वो सामने आ जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि संघ जिस तरह शैली में कार्य करता है और राष्ट्र है तो राष्ट्रवाद की बात करता है, सत्ता में समझौते करने पड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है पर संघ नहीं कर सकती। जी, बात और कहना चाह रहा था मैं कि केरला में इस मुद्दे पर भी हमको जो हमारे जो सोर्सेस हैं उनसे पता चला है कि आज अयोध्या में जिस राम के नाम पर आपने पूरी सत्ता में आए, 303 सीटें आई, राम के नाम पे ये पार्टी आगे बढ़ी, उस अयोध्या में हार पर जबरदस्त मंथन हो रहा है। और एक जगह और जहां हारे हैं अभी उत्तराखंड में कहीं, उस पर भी मंथन हो रहा है कि कहां कमी रह गई थी। हमारे जैसा सक्सेना जी ने कहा था कि राम मंदिर पर इन्होंने ये सरकार का बपौती मान ली थी कि ये सरकार के सब कुछ है, और उन्होंने कहा था कि हम राम को लाए हैं। ये भी कहीं ना कहीं नारे का दुष्प्रभाव पड़ा था। इस पर भी संघ विचार कर रहा है कि इस तरीके से बचा जाए कम से कम। बिल्कुल सही कहा कि इन बातों पर विमर्श होना, इन विचारों पर वहां पे विमर्श होना है। बिल्कुल सूरज जी, तमाम सारे एंगल हैं और इसीलिए तो ये चर्चा है, और क्योंकि ऐसी तो तमाम सारी बैठक संघ की हो जाती है और पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसे वक्त, ऐसे समय हो रही है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत अब बीजेपी को संघ की है, संघ के फैसलों की है, संघ की स्ट्रेटजी की है, रणनीति की है। मैं अंत में संदीप पाठक जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, जिस तरह से जिस बैठक की चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे एंगल पर चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसा एंगल रहा हो जिसको लेकर आप शेयर करना चाहते? देखिए, मुझे तो लगता है कि बैठक तो बहुत अहम है ही, और ये इसका जो इम्पैक्ट आएगा बैठक का, ये पूरे देश को, और यहाँ तक कि इसकी जो टोली की सभा जो इनकी बैठक होती है, टोली बैठक तक निर्णय प्रभावित होंगे। और अभी जो मंथन इनकी बैठकों का चल रहा है, और उसमें जो भी एजेंडे पास होंगे, तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। स्ट्रेटेजी में, रणनीति में इनके बहुत परिवर्तन आएगा, और बहुत सारी चीज़ों में अभी खास तौर पे मतलब स्पेशली तौर से मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके चयन में एक मील का पत्थर साबित होगी ये बैठक, और उसमें बहुत बड़े निर्णय होंगे। और साथ में अगले जितने भी महाराष्ट्र कह लीजिए, जम्मू कश्मीर कह लीजिए, हरियाणा कह लीजिए, जितने भी चुनाव हैं यहाँ होने हैं, यहाँ पे सफलताओं के लिए संघ अपनी पुरजोर चीज़ें सामने रखेगा। और अभी ये चीज़ें अगर व्याख्या के तौर पर कहें, तो अगर संघ की स्ट्रेटेजी को अगर कोई हल्के में लेके समझने की कोशिश करे, तो मैं यही कहूँगा कि वो मतलब जैसे अंधे को हाथी दिखता है, उसी तरह की हम व्याख्या कर सकते हैं। क्योंकि संघ बहुत गहरी स्थिति में काम कर रहा है, और उस स्थिति को भाप पाना और समझ पाना, मतलब भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत सरफेस लेवल पे काम है उस तुलना में यदि करें तो। संदीप जी, बिल्कुल हम लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसीलिए आज हमने जो पैनल बनाया है, के विचार हमने आमंत्रित किए हैं, दक्ष है, गुणी है, और इसलिए तमाम सारे एंगल पर हम चर्चा कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बात नहीं है कि संघ की जो, हालांकि जैसा पाठक जी आपने कहा कि इस बैठक के बाद में, चाहे वो टोली बैठक भी होती है, तो वहाँ की भी रणनीति में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। चूंकि राजनीति में संघ नहीं है, पर राजनीति संघ से प्रभावित जरूर होती है, और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रभावित जरूर होती है। तो अब इस बैठक के बाद में क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं, और सारे विमर्श के बाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत किस तरह का
संदेश देते हैं, किस तरह की कार्यशैली अपनाने की बात करते हैं और किस तरह राजनीति से दूर रहते हुए राजनीति को प्रभावित किया जाता है, ये संघ की बैठक के बाद में निकल के सामने आएगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, आलोक सिंह जी, संदीप पाठक जी, श्यामोहन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शशि उपाध्याय जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।